जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अगस्त का जो पहला पार्ट है करंट अफेयर्स का, वो हम लोगों ने देख लिया था। प्लेलिस्ट बनी हुई है करंट अफेयर्स की, आप लोग वहाँ से अगस्त का पार्ट 1 और उसके पहले जो जुलाई का करंट अफेयर्स कराया गया है उसे भी रिवाइज़ कर लीजिएगा। और बहुत जल्द आप लोगों को बाकी जो बचे हुए टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हैं पिछले 10 महीने के, मतलब जुलाई के पिछले 10 महीने के, अक्टूबर 2023 से लेके जून 2024 के बीच में, वो करंट अफेयर्स अब कंप्लीट करना स्टार्ट करना है। टाइम ज़्यादा है भी नहीं अब अपने एग्ज़ाम में, 70-72 दिनों के आसपास अब टाइम रह गया है। तो अगले 20-25 दिनों में करंट अफेयर्स आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, परेशान मत होइएगा। जुलाई से जो अभी कराया जा रहा है उसके साथ अपडेट रहिए बिल्कुल। और जो पिछले करंट अफेयर्स हैं वो आप लोगों को टॉपिक वाइज मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के अपने करंट अफेयर्स को। सबसे पहला सवाल है, अभी हाल ही में पॉल कागमे जो हैं वो चौथी बार रिकॉर्ड तोड़ तरीके से राष्ट्रपति बने हैं किसी देश के। अब आपको ये बताना है कि अफ्रीका का कौन सा ऐसा देश है जिसके वो चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। बुरुंदी, युगांडा, रवांडा या फिर केनिया। तो पॉल कॉगमे जी हैं, इनको आप फिगर में देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, रवांडा। रवांडा के ये राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। और ख़ास बात ये थी कि जितनी भी वोटिंग हुई थी, जितने भी वोट्स पड़े थे, 99% से भी अधिक, 99% से भी अधिक चुनाव में पड़े हुए वोट के उनको मिले। और ये अपने आप में काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ बात है क्योंकि चौथी बार वो राष्ट्रपति बने हैं। और जो मैप है, जल्दी आप लोगों के लिए मैप भी स्टार्ट किया जाएगा सीरीज़। और जितने भी ये करंट अफेयर्स के जो जुड़े हुए मैप हैं वो भी उसमें कवर हो जाएगा। तो हम लोग प्रॉपर तरीके से मैप को देखना शुरू करेंगे। अभी 18 तारीख तक जो आप लोगों को टारगेट दिया गया है उसके हिसाब से चलते रहिए। 19 तारीख के से जो आप लोगों को टारगेट मिलेगा वीकली, उसमें आप मैप भी इंक्लूड रहेगा। अगला सवाल है, पहला ग्लोबल वुमेन्स कबड्डी लीग किस राज्य में शुरू होने वाला है? यानी पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग, यानी फर्स्ट एवर ग्लोबल वुमेन्स कबड्डी लीग जल्द ही किस राज्य में शुरू होगी? हरियाणा, गुजरात, पंजाब या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, हरियाणा में आप लोगों को पहला वैश्विक महिला कबड्डी लीग जल्द देखने को मिलेगा। और देखिए, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है भारत के लिए क्योंकि भारत की कोशिश है कि 2036 का जो ओलंपिक्स है वो भारत में कराया जाए। तो उस लिहाज से अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोई लीग, कोई मैचेस, कोई टूर्नामेंट अगर आप भारत में कराते हैं तो वो काफ़ी एक बढ़िया इमेज वर्ल्ड को देता है इंडिया का। और जो भारत की दावेदारी है 2036 ओलंपिक्स को भारत में कराने के लिए, उस पर भी काफ़ी ज़ोर मिल जाता है। तो यही चीज़ है। और इसका जो ऑफिशियल नाम, जो इसका आधिकारिक नाम रखा गया है, वो है आपका ग्लोबल प्रवासी वुमेन्स कबड्डी लीग का। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग, यही इसका ऑफिशियल नाम है। यानी ग्लोबल प्रवासी वुमेन्स कबड्डी लीग, ये इसका ऑफिशियल नाम है। और इस टूर्नामेंट में करीब 15 से अधिक देशों की महिला एथलीट जो हैं वो भाग लेंगी। अगला सवाल है, हाल ही में मित्र शक्ति एक एक्सरसाइज शुरू हुआ है भारत और किस अन्य राज्य के बीच में? तो हाल ही में भारत और किस देश के बीच में मित्र शक्ति अभ्यास शुरू हुआ है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड और नेपाल। तो ये मित्र शक्ति शुरू हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच में। और ख़ास बात यह है कि ये 10वां एडिशन है। ये जो मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसका ये 10वां संस्करण था, 10th एडिशन था। तो किसी भी तरह का कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी मिलिट्री अभ्यास, वायु सेना का अभ्यास जो 10वां, 15वां, 20, 25, 30 इस तरह से होता है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस लिहाज से इसको ध्यान रखिएगा कि भारत और श्रीलंका के बीच में ये हुआ था। हाल ही में एक नए कैबिनेट सेक्रेटरी नियुक्त हुए हैं भारत में। तो राजीव गौबा जी के बाद में एक आप लोगों को देखने को मिलेंगे नए कैबिनेट सेक्रेटरी, नए कैबिनेट सचिव। उनको आप लोग इस फोटो में देख सकते हैं। और इनका नाम क्या है? राजीव गौबा हैं, अजीत सेठ हैं, टीवी सोमनाथन हैं या पीके सिन्हा जी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जिनको आप देख रहे हैं वो है आईएएस अधिकारी टीवी सोमनाथन जी। देखिए, वैसे तो कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में इतना आप लोगों को आइडिया है कि भारत के सबसे सीनियर मोस्ट एक सिविल सेवक के तौर पे कैबिनेट सेक्रेटरी को माना जाता है। कैबिनेट सेक्रेटरी जो हैं उनसे रिलेटेड 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उनको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला ये है कि ये फंक्शन, ये जो कार्य करते हैं
वो करते हैं भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 के तहत। यानी कैबिनेट सचिवालय भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के तहत कार्य करता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कैबिनेट सचिव को जब नियुक्त किया जाता है तो वो कितने साल के लिए नियुक्त होते हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल या फिर 6 साल, जिसका राइट आंसर हो जाएगा 4 साल। लेकिन ध्यान यहाँ पर यह देना है कि सन 2010 से जब भी कैबिनेट सचिव को नियुक्त किया गया तो उनका अधिकतम जो टेन्योर था, उनका जो अधिकतम कार्यकाल था वो 4 साल का था। लेकिन 2019 में एक संशोधन किया गया और उसके तहत इनका जो 4 साल का कार्यकाल था उसे बढ़ाकर 1 साल और बढ़ाया गया। यानी अब जो बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि कैबिनेट सेक्रेटरी कभी भी नियुक्त होंगे तो उनका कार्यकाल अधिकतम 5 साल का होता है। ये बात आपको याद रखना है, अधिकतम वो 5 साल के लिए नियुक्त हो सकते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी या कैबिनेट सचिव। हाल ही में एक जॉइंट एयर एक्सरसाइज यानी एक संयुक्त वायु अभ्यास आपको देखने को मिला है भारत और किसी अन्य देश के बीच में, जिसका नाम रखा गया है उदार शक्ति। तो आपको यही बताना है कि ये जो एक्सरसाइज उदार शक्ति है ये भारत और कौन सा एक और देश है जिसके बीच में ये आयोजित हुआ। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया और जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रॉयल मलेशियन एयरफोर्स थी, उसके साथ में ये एक्सरसाइज किया गया। तो आप देख सकते हैं संयुक्त वायु अभ्यास रॉयल मलेशियन वायु सेना के सहयोग से 5 से 9 अगस्त 2024 तक मलेशिया के ही क्वांटन में आयोजित किया गया था। तो आपको ये याद नहीं रखना है, भारत में जब भी आयोजित होता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है प्लेस, लेकिन मलेशिया में आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट ये है कि ये एक्सरसाइज जो है कौन से देश के बीच में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 2024 को हर साल कौन से दिन अगस्त में सेलिब्रेट किया जाता है? यानी विश्व जैव ईंधन दिवस 2024 हर साल अगस्त में किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 10 अगस्त, यानी 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस 2024 को मनाया जाता है। और जब भी हम बात करेंगे विश्व जैव ईंधन दिवस 2024 की या फिर वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 2024 की, तो आपको थीम भी याद रखना है। तो थीम इस साल का क्या था? सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स फ्यूलिंग अ ग्रीनर फ्यूचर, यानी सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स फ्यूलिंग ए ग्रीनर फ्यूचर। ये आपको याद रखना है और बाकी चीज़ें आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिएगा। कौन से दिन इंटरनेशनल यूथ डे को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल? यानी प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 8 अगस्त, 10 अगस्त, 12 अगस्त या फिर 14 अगस्त। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी, 12 अगस्त को हर साल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। लेकिन आपको ध्यान यहाँ पर देना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस लिखा है। जब भी आपसे ये पूछेगा कि नेशनल यूथ डे यानी राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 12 जनवरी को। और क्यों मनाया जाता है कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिख के बताइएगा। साथ ही साथ आपका भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। अब देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे है उसके थीम या विषय पर अगर हम लोग नज़र डालें तो वो है फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, यूथ डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी अगर इसको हम हिंदी में थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो ये है क्लिक्स से प्रगति तक, सतत विकास के लिए युवा डिजिटल रास्ते। अगला सवाल है, हाल ही में किस आईआईटी ने एक रियल टाइम ट्रैकिंग शूज़ डेवलप किया है जिससे जो आर्म फोर्सेस हो या मिलिट्री पर्सोनल हो उनके लाइव लोकेशन को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं? यानी हाल ही में किस आईआईटी ने सैन्य कर्मियों या सशक्त बलों के लाइव लोकेशन को पता करने के लिए, ट्रैक करने के लिए एक रियल टाइम ट्रैकिंग जूते विकसित किए हैं? इसको सिंपल मतलब ये है कि मान लीजिए ये जूते हमारे आर्मी के लोग या फिर जो भी सशक्त सेना बल है वो लोग पहनते हैं और वो लोग कहीं इसको पहन के चलते हैं, तो हम उन्हें लाइव लोकेट कर सकते हैं। हम ये पता कर सकते हैं कि इस समय वो कहाँ पर हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो ये होता है रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब अभी जो वास्तविक समय है, जो अभी समय चल रहा है, हम उसी में ये पता कर लें कि कौन सा व्यक्ति किस जगह पर है। ये रियल टाइम ट्रैकिंग होती है। तो आपको बताना है किस आईआईटी ने ऐसे जूते को डेवलप किया है कि अगर उसको पहन के कोई हमारे आर्मी के जवान या फिर कोई आर्म फोर्सेस चलते हैं तो ये पता किया जा सकता है कि वो कहाँ पर इस समय हैं। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, आईआईटी कानपुर, आईआईटी इंदौर,
IIT मद्रास या IIT वाराणसी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, IIT इंदौर ने इस तरह के खास जूते को डेवलप किया है और ये वाकई अपने आप में बहुत अच्छा एक शूज़ है। देखिए इसमें बेसिक हम इतना केवल देख लेते हैं कि IIT इंदौर ने एक रियल टाइम ट्रैकिंग शूज़ को डेवलप किया है जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन और GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम ट्रैकर्स लगे हुए हैं, जिससे हम अपने आर्म फोर्सेस या मिलिट्री पर्सोनल को ट्रैक कर सकते हैं। बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें कि GPS और RFID जो टेक्नोलॉजी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये दोनों का प्रयोग इसमें किया गया है। भारत का पहला 24 घंटे और 7 दिन चलने वाला एक अनाज वाला ATM, ग्रेन ATM, कहाँ पर इसका इनॉग्रेशन किया गया है, कहाँ पर इसे उद्घाटन किया गया है इसका, जिसे हम अन्नपूर्ति ग्रेन ATM या फिर अन्नपूर्ति अनाज ATM के नाम से भी जानते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अगर आप इस फिगर में ध्यान से देखेंगे लैंग्वेज पे तो आपको ये थोड़ा सा उड़िया जैसा लगेगा। तो ये राज्य है उड़ीसा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसे ATM आप जाते हैं वहाँ पर आपको पैसे निकालने होते हैं, यहाँ पर आपको ATM अपना स्वैप करके अनाज आपको लेने को मिल जाएगा। तो भारत का पहला 24 घंटे चालू रहने वाला अनाज ATM का उद्घाटन उड़ीसा के भुवनेश्वर के मंचेश्वर में किया गया है। तो ये मंचेश्वर कहाँ पर है? भुवनेश्वर शहर में ही पड़ता है और ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। हाल ही में किस जगह पर, किस क्षेत्र में भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने एक सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार के नाम से आयोजित किया? यानी रिसेंटली किस रीजन में इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया एक मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है पर्वत प्रहार? अरुणाचल प्रदेश में किया है भारतीय सेना ने इस पर्वत प्रहार इंडियन आर्मी एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है, लद्दाख में किया है इसका आयोजन, राजस्थान में किया है या फिर उत्तराखंड में किया है? तो इसका राइट आंसर कहाँ हो जाएगा? लद्दाख में भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। अब देखिए ये जो पर्वत प्रहार है, ये नाम से ही लग रहा है लद्दाख में जो दुर्गम चोटियां हैं, ऊंचाइयां हैं, उस पर कैसे सोल्जर्स को तैयार रखा जाए लड़ाई करने के लिए। और ऊंचाई पे जब लड़ाई होती है तो उसकी एक अलग टेक्निक होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, वहाँ पर एक अलग तरह से ट्रेंड किया जाता है सोल्जर्स को। और जो अपने ईस्टर्न लद्दाख है, पूर्वी लद्दाख है, वहाँ पर कितनी बार तो चाइना से झड़प देखने को हमें मिला और थोड़ी सी अशांति वहाँ पे समय समय पे बनी रहती है। तो वहाँ पर एक अलग तरह की तैयारी चाहिए हमारे वीर भारतीय सैनिकों के लिए। तो उसी के लिए एक ट्रेनिंग, एक एक्सरसाइज अभ्यास भारतीय सेना ने किया पर्वत प्रहार के नाम से। तो लद्दाख के पूर्वी भाग में, देखिए अब रफ मैप आप तुरंत ऐसे बना लीजिए और ये कर लीजिए, लद्दाख के पूर्वी भाग में सैन्य अभ्यास को ये किया गया है। मोहम्मद यूनुस जी, जिनकी एज 84 वर्ष है, उन्हें बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के द्वारा जो शेख हसीना जी के जाने के बाद नई अंतरिम सरकार बनी, उसका नेतृत्व करने के लिए उन्हें नेतृत्व प्रदान किया गया। उन्हें वहाँ का प्रधानमंत्री डिक्लेयर किया गया अंतरिम गवर्नमेंट चलाने के लिए। आपको ये बताना है कि जब इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था तो इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला था? केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला था, लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में मिला था, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था, या फिर शांति यानी पीस नोबेल प्राइज़ इन्हें दिया गया था? तो देखिए ये कन्फ्यूजन यहाँ पर हो सकता है कि इन्हें इकोनॉमिक्स में दिया जाए क्योंकि ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पीस, शांति के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो मोहम्मद यूनुस जी जो हैं उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ से नवाजा गया था सन 2006 में, क्योंकि उन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी और साथ ही साथ जो ये कॉन्सेप्ट थे माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो फाइनेंस, जो छोटे छोटे लोन की आज हम बात करते हैं जिसमें हम 10,000, 20,000, 50,000 तक के लोन की बात करते हैं, उसका एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने उदाहरण पेश किया और कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। काकोरी ट्रेन एक्शन जो 1925 में घटित हुआ था, आपको ये बताना है कि कौन से दिन ये घटित हुआ था, उसका डेट बताना है। ये घटित हुआ था काकोरी शहर के पास में, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 16 किलोमीटर दूर है। देखिए काकोरी ट्रेन एक्शन को लगभग 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो उसकी जो 100वां एक वर्षगांठ है उसको बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इस क्वेश्चन के माध्यम से जितना डिटेल हो सकेगा काकोरी ट्रेन एक्शन के बारे में हम देखेंगे, ताकि कहीं से भी कोई प्रश्न आया हो
आप लोगों को बता देंगे कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, और अगर कोई भी क्वेश्चन बने तो आपका बिल्कुल ठीक हो जाए। तो फिलहाल इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है 9 अगस्त। 9 अगस्त सन 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन घटित हुई थी। पहले इसका नाम काकोरी ट्रेन रॉबरी था, काकोरी ट्रेन की डकैती। बाद में इस शब्द को हटा के काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। अब हम आगे देखते हैं थोड़ा सा डिटेल। देखिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, बताने के लिए कि काकोरी ट्रेन एक्शन 100 साल पहले किस तरीके से हुई थी, उसकी सही सही जानकारी देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय रेलवे ने हाथ मिलाया है। और एक ट्रेन आपको देखने को मिलेगी, काकोरी शौर्य गाथा एक्सप्रेस। आप लोग इसे सर्च करके देख लीजिएगा कि अगर आप लोगों के शहर के रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन पास हो रही हो, रुक के जा रही हो, तो आप थोड़ा समय निकाल कर देख सकते हैं। काकोरी शौर्य गाथा एक्सप्रेस को चलाया जाएगा जल्द ही। जो 100वीं वर्षगांठ है काकोरी ट्रेन एक्शन की, उसके उपलक्ष्य में इसे चलाया जा रहा है। अब हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। ये जो भी काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ, जिसमें ट्रेन में खजाने को लूटा गया, ये राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा शाहजहाँपुर की एक मीटिंग में इसका खाका तैयार किया गया कि किस तरीके से जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, उस समय के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हें किस तरीके से इस घटना को अंजाम देना है। इस पूरी घटना की जो प्लानिंग थी, योजना थी, वो शाहजहाँपुर में राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा आयोजित की गई थी, योजना बनाई गई थी। अब देखिए, हुआ क्या था कि एक पैसेंजर ट्रेन है, उस पैसेंजर ट्रेन का नाम है नंबर 8 डाउन ट्रेन थी। डाउन इसलिए थी क्योंकि आप देख सकते हैं कि दिल्ली की तरफ से, यानी शाहजहाँपुर की तरफ से वो किधर आ रही है, लखनऊ की तरफ। तो लखनऊ की तरफ आ रही थी, तो वो डाउन ट्रेन थी। तो नंबर 8 डाउन ट्रेन जो कि शाहजहाँपुर से चलकर और लखनऊ तक आने वाली थी, काकोरी के पास जैसे ही पहुंची तो उस समय एक वीर क्रांतिकारी थे, राजेंद्र लाहिड़ी जी। राजेंद्र लाहिड़ी जी ने तुरंत चेन खींच दिया, वो ट्रेन में मौजूद थे, और उसके बाद उन्होंने ट्रेन को रोक दिया। वहीं पर फिर जो कई सारे रेलवे स्टेशंस की कमाई और बाकी कई सारे खजाने थे, जिनको एकत्रित करके उस ट्रेन में ले जाया जा रहा था, ताकि लखनऊ में जो सेंट्रल ट्रेजरार है, जो कोषागार है, वहाँ पर उन सारे खजाने को जमा किया जाएगा। ठीक जमा करने के पहले 16 किलोमीटर दूर काकोरी में उसे लूट लिया गया। अब देखिए, ये सब तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन सवाल यहाँ से पूछ दिया गया था कि जो भी उसमें क्रांतिकारी लोग पकड़े गए थे और जिनको फांसी की सज़ा हुई थी, तो उस यूपीपीसीएस में आरओ में ये पूछा जा चुका है कि कौन कौन से जो क्रांतिकारी थे, उनको जब फांसी हुई इस इंसिडेंट, इस घटना की वजह से, तो उन्हें कहाँ कहाँ पे फांसी दी गई है, ये सवाल पूछा गया है। तो सबसे पहले बात ये है कि 40 लोग अरेस्ट हुए थे। ये इतना याद रखना ज़रूरी नहीं है, बस एक बार देख लीजिए। 40 लोग इस घटना में से अरेस्ट हुए थे, जिसमें से 4 ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। उसमें डेट जो थी वो थी 19 दिसंबर 1927। जो अलग अलग जगहों पे जितने भी ये 4 क्रांतिकारी थे, और ये लीडर थे अपने आप में, ये नेतृत्व प्रदान करते थे। ये तो इन महान क्रांतिकारियों को 19 दिसंबर 1927 को फांसी देने की घोषणा की गई कि इस दिन सबको फांसी देना है। जो डेट तय की गई थी उससे 2 दिन पहले 17 दिसंबर 1927 में गोंडा जेल में राजेंद्र लाहिड़ी जी को फांसी की सज़ा दे दी गई, और 19 दिसंबर को राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर जेल में फांसी की सज़ा हुई। रोशन सिंह जी को नैनी इलाहाबाद जेल में फांसी की सज़ा दी गई, और अशफाक उल्ला खान जी को फैजाबाद जेल में ये फांसी की सज़ा दी गई। तो ये इम्पॉर्टेंट है, एक बार आप लोग इसको रोक के पढ़ भी सकते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2 चाइल्ड पॉलिसी, जो 2 चाइल्ड पॉलिसी है, लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए उसे ख़त्म कर दिया? यानी हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों के लिए 2 बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया गया है? 2 बच्चों की नीति क्या है? इस राज्य में इस चीज़ को, इस नियम को ख़त्म करने के पहले ये नियम था कि अगर किसी व्यक्ति के 2 से अधिक बच्चे हैं, तो वो जो लोकल इलेक्शंस होते हैं, नगर निगम के, पंचायत के, उन स्थानीय निकाय चुनावों को वो नहीं लड़ सकते थे, उनके प्रत्याशी नहीं बन सकते थे। तो ये ऐसा नियम को ख़त्म करने वाला जो राज्य है, आप फोटो से भी समझ सकते हैं, ये हैं आंध्र प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू जी। तो ये ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने इस नियम को ख़त्म कर दिया। 2 बच्चों की ये जो नीति थी, 2 चाइल्ड पॉलिसी, ये 1994 में तत्कालीन एकीकृत आंध्र प्रदेश, जो समय यूनिफाइड था, अब तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 अलग अलग राज्य हो गया,
उस समय जो एकीकृत आंध्र प्रदेश राज्य था, उसमें 1994 में इस नीति को लागू किया था कि 2 से अधिक बच्चों जिनके पास भी 2 से अधिक बच्चे हैं वो उम्मीदवार के रूप में स्थानीय निकाय चुनावों में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ तक अपना करंट अफेयर्स पूरा होता है। कुछ क्वेश्चंस और हैं, तो थर्ड वीक जो अपना अगला पार्ट होगा उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। उसमें कुछ साइंस टेक के भी हैं और भी क्वेश्चंस हैं, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस हम बढ़े हुए नज़र आएंगे आपको। और 2 पार्ट और होगा और आपका अगस्त का करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। और जल्दी आप लोगों को जो नेक्स्ट वीक का अब हम टाइम टेबल टाइप का जो आप लोगों को टारगेट मिलेगा पॉइंट वाइज, जो पिछला वाला तो अभी चल ही रहा है, उम्मीद है आप लोग उस पर काम कर रहे होंगे। उसमें अब से अब आप लोग देखेंगे कि मैप, करंट अफेयर, ये दोनों साथ साथ चलेगा। करंट अफेयर्स तो वीकली चल रहा है, पिछला भी मिलेगा आपको, और मैप भी अब जल्दी स्टार्ट होगा। काफ़ी लोगों का डिमांड भी है और टाइम जिस तरह से है, तो अब मैप स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो मैप भी जल्द शुरू होगा। और बीच बीच में एडिटोरियल वाला जो वीडियो है, संपादकीय वाला वीडियो है, अभी वो मेंस के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर आप लोगों को मिल जाया करेगा वीडियो। बाकी जब प्री कंप्लीट हो जाएगा यूपीपीसीएस का, तो संपादकीय के और ज़्यादा वीडियोस आप लोगों के पास आएंगे, पुराने कंपाइलेशन भी आप लोगों को मिल जाएगा। और बाकी जो भी चीज़ें हो पाएंगी प्री के पहले वो आप लोगों को मिलेंगी। बजट हो चुका है, बजट को एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो। बजट टॉप 25 क्वेश्चंस, इस तरह से करके आपको टॉप क्वेश्चंस की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें आप लोगों को बजट मिल जाएगा। कुछ लोग बजट के लिए पूछ रहे थे, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और यूपी का करंट अफेयर और यूपी का बजट वो भी इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जल्द ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी बाकी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, वो 2-3 दिन 4 दिन की बात है। सितंबर तक, मिड सितंबर तक, 15-18 सितंबर तक लगभग 90% से अधिक करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। निश्चिंत रहिए, बस अपना रिवीजन करते रहिए। और जो टॉपिक है वो हम लोग समय के साथ बढ़ाते चले जाएंगे, रिवीजन करते रहेंगे। कोई भी और आपको चीज़ पूछनी हो, किसी भी चीज़ में आपको समस्या आ रही हो पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए, तो एक कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखिएगा, उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।